गौरिका ने जिसका अभी नाम लिया सुपर 30 का, उसको चलाने वाले आनंद कुमार सर, उनके फादर ना पोस्टल डिपार्टमेंट में प्यून थे, प्यून। पोस्टल, बिहार पोस्टल डिपार्टमेंट में प्यून थे। और आज वो आनंद कुमार पद्मश्री और पद्म भूषण का जो है ना, वो पद्मश्री उनके पास टाइटल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उनका किसी भी कंट्री में जाने का मन करता है ना, तो अपने बस फेसबुक पेज पे लिख देते कि आई एम विजिटिंग दिस कंट्री, दिस। उस कंट्री में उनका कम से कम 20-25 आईआईटीएन शिष्य रहता ही है। उनको कभी होटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो, एक प्यून का बच्चा आज पद्मश्री है। क्वेश्चन हमारे पास जो है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको मैं करूंगा और आप लोग देखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स 2y square is equal to x cube and y square equal to 3x at all their points of intersection। जिस बच्चे को मन कर रहा है करने का, जिन्हें लगता है कि मैं एक ट्राई ले सकता हूं, तो लेना शुरू कर लो। मैं चुप होके बिना कुछ बोले हुए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी अपना ट्राई ले सकते हो। तो पहले, सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं क्वेश्चन सही लिखा हूं? हाँ। मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर को वहाँ पे ले जाके डाल सकता हूँ। तो 2y² इज एक्स क्यूब, सो 2 × 3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब माइनस 6x इज इक्वल टू 0। x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सही है। 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y। 1 मिनट, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 32x है, ये 32x है। 2 × 32x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 64x इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0, 8 माइनस 8। x इक्वल टू, अगर मैं एक चीज़ देखूं, तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि ये x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि LHS जो है वो पॉजिटिव है। तो x निगेटिव होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये -8 को हटा देता हूँ। अब जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब x 8 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ डाल लेते हैं। y² इक्वल टू 32x। 8 8 4 16 प्लस माइनस 16, 8 प्लस माइनस 16। ओके। तो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो 3 आ रहा है, 0 0 8 16, 8 -16। ठीक है। अब दोनों फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो अगर मैं
इसको डिफ्रेंशिएट करूं 2y² इक्वल टू एक्स क्यूब को, तो ये 4y dy/dx इज इक्वल टू 3x² सो dy/dx इज 3x² by 4y। दूसरे को डिफ्रेंशिएट करूं तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 32 dy/dx इज इक्वल टू 16/y। ये दोनों का स्लोप आ गया। अब हमारे पास तीन एंगल निकल के आएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और तीन एंगल निकल के आएंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एक मान लो ये θ1, ये θ2 और θ3। आप पहले पॉइंट को पकड़ लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये सी। आप ए पॉइंट पे दोनों के स्लोप को निकालिए और tan थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। दिस इज व्हाट, इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2। फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे निकाल के और एंगल बताइए। हर्षित समझ में आया क्या? प्रथम मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है। ये दोनों कर्व एक फैमिली के थे, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना चाहा। एक फैमिली के ही है, दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे अलजेब्रिक कर्व्स हैं।
बताता हूँ 0,0 पे। dy by dx is 3x squared by 4y and dy by dx is 16 by y. dy by dx इंटू dy by dx अगर करेंगे तो ये 3x स्क्वायर इंटू 16/4y² आएगा एंड y स्क्वायर इज 32x। देखो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर करें तो ये 3x² इंटू 4 और y² को, चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो y² को हम कुछ भी रख सकते हैं, आइदर उस कर्व से उठा के या इस कर्व से उठा के। तो y² को 32x रख देते हैं, 32x। तो ये 0 आ जा रहा है, मतलब स्लोप 1 इंटू स्लोप 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। एक काम करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। m1 m2 तो 0 हो गया मेरा, ठीक है। तो m1 माइनस m2, पहला स्लोप 3x² बाई 4y माइनस 16/y आ रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, 4y 3x² माइनस 64 मॉडुलस 4y को रिप्लेस करने के लिए 3x² 32 3x² बाई 4y मेरा ये जो कर्व है ये है 2y² इक्वल टू x³। तो y की वैल्यू क्या डाल देंगे, x⁴ बाई √2। तो ये क्या आ जाएगा, 3√2/4 √x। एक बार समझो तो, ये जो डिफ्रेंसिएशन है यहाँ आया, मैंने y का वैल्यू यहाँ से उठा के 3/2, स्क्वायर रूट आ जाएगा 3/2 और √2 वो रख दिया, 2 ऊपर चला गया और ये इसको √x बना दिया।
तो 0 पे इसका स्लोप कितना हो गया, 0। ठीक है, और 0 पे इसका स्लोप कितना हो गया, इन्फिनिटी। जीरो पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो एक का स्लोप है 0 और दूसरा का स्लोप है इन्फिनिटी, तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री 0 पे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, प्रथम डाउट है तो पूछो। है क्या, दो बार तो बताया है अभी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मैंने कितना बार बोला है कि जब बोल रहा हूं तो इधर देखो, कुछ और कर रहे होगे। बोल के तो हर एक चीज तो बोल के कर रहा हूं। मैंने अभी दोबारा बताया कि वाई के जगह पे ये क्या रखा है, ये कहाँ से आया है, ये भी बताया हूँ ये लिख के। अब ये बताऊं कि ये रूट एक्स कैसे आया है। ये रूट एक्स कैसे आया है बताऊं या आगे निकलूं। तो फिर ये नहीं समझ में आया कि इन्फिनिटी क्यों आ रहा है ये। तो एक एक का स्लोप 0 आ रहा है और दूसरा का इन्फिनिटी आ रहा है, तो एंगल 90 आएगा, ये बताऊं, ये समझाऊं क्या। किसी लाइन का स्लोप 0 है मतलब क्या है वो लाइन। तो ये एक्स एक्सिस बनाया मैंने, और किसी का स्लोप इन्फिनिटी है तो वही तो बनाया है। अब इसमें वो क्या बचा अब समझाने को। जब मैं बोल रहा हूँ और कर रहा हूँ तो उसको समझो ना। डाउट तो तुम ही ने पूछा कि सर 0 पे कैसे निकालेंगे, वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ और तुम ही कहीं और ध्यान रखे हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन f of x is equal to 2 to the power x log ex and gx is equal to x to the power 2x minus 1। इसके बारे में कल के क्लास में मैंने कुछ बोला था। इस तरह के इक्वेशन के बारे में मैंने कल के क्लास में कुछ बोला था क्या। क्या ये बोला था, हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये बोला था कि अगर दोनों कर्व सेम फैमिली का ना हो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जवाब का एक्सपेक्टेशन यही है कि तुम बोलोगे कि सर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये लाइक वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली ये दो अलग अलग कर्व हैं, दो अलग अलग फैमिली के कर्व हैं। तो यहाँ तो हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यही मैं यही जानना चाह रहा था। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वहाँ भी वो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे y भी 0 हो रहा है, फंक्शन भी 0 हो रहा है। x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 कॉमा 0 हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ द इक्वेशन। कुछ और भी हो सकता है क्या, कुछ और भी हो सकता है। 2 नहीं, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉग और उधर फिर इधर लॉग में वैल्यू आएगा और उधर कोई रेशनल नंबर आ जाएगा, तो इक्वेट नहीं कर पाएंगे।
सोच लेते हैं फिर भी। जीरो तो रख नहीं सकते हैं, पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव ही डोमेन में है। निगेटिव तो जा नहीं सकते हैं, निगेटिव वहाँ पे भी सूट नहीं करेगा। तो वन तो सूट कर रहा है, टू ई, अगर ई रखते हैं नहीं, यही बस सूट कर रहा है बस। अब इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो पहले वाला कर्व का डिफ्रेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू द पावर एक्स लॉग टू लॉग ई एक्स प्लस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और जी डैश एक्स, देखो जी डैश एक्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस वन को तो हटा ही देते हैं क्योंकि इसका स्लोप से कोई लेना देना नहीं होगा। तो लॉग लेंगे ना, लॉग लेते हैं। जिसको आता है वो फटाफट करना शुरू करो ना। लॉग जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वन बाई जी एक्स जी डैश एक्स इज टू प्लस टू log x. So g dash x is x to the power 2x 2 plus 2 log x। जब मैं बोलूं और लिखूं, रिकॉर्डिंग तो इसीलिए ऑन करके रखता हूं कि जब मैं बोलूं और लिखूं तो इधर चुपचाप देखते रहो, समझते रहो। तो दोनों का स्लोप आ गया मेरा। अब मेरे पास x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 पे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। और x की वैल्यू 1 पे ये क्या आ जाएगा, g डैश, ये 1 और ये भी 2 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, सेम स्लोप आ गया ना, तो 0 डिग्री। मतलब ये दोनों टच कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। गौरव तुम मीटिंग ज्वाइन करके सो गए हो? हाँ, वेरी गुड। ये पूछने वाली बात भी है, कोई बात नहीं। देखो, हाँ हाँ, जस्ट समझ गए। डिफ्रेंशिएट करने में तो खत्म ही हो जाएगा ना। हे प्रभु, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन, दो क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर एक टॉपिक खत्म, मतलब एंगल वाला टॉपिक खत्म। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। दोनों फिर से अलग अलग फैमिली के कर्व हैं। और यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल पाएगा। कोई बच्चा अगर मुझे थोड़ा बताए, मेरा हेल्प कर दे हिट एंड ट्रायल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में, तो मैं फिर इसको इसके आगे प्रोसीड करूँगा। मैं तब तक चेयर पे बैठ रहा हूँ।
हाँ जी, प्रथम हुआ ये क्वेश्चन। गौरव, तुम बिल्कुल सो रहे हो। हुआ, गौरव हुआ, प्रथम हुआ। प्रथम हुआ क्या? चलो, गौरी का एक्सप्लेन कर दो सारे बच्चों को। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सारे। हम्म, प्रथम समझ में आया क्या? मैं बोर्ड पे बताऊं? हम्म, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाला जा सकता, तो मान लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है बस। अब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2i dy/dx इज इक्वल टू 4 है। तो dy/dx क्या आ गया? 4/2y1, 2/y1। और वहाँ पे दूसरे वाले में dy/dx इज इक्वल टू -1/2 e⁻x/2, मतलब -1/2। और ये क्या है मेरा? ये y ही तो है ना, ये y है तो यहाँ y रखेंगे, और पॉइंट x1 y1 है तो यहाँ y1 डालेंगे। ये तुम्हारा स्लोप आया m1 और ये आ गया दूसरा स्लोप m2, दोनों का। जरा मल्टीप्लाई करो तो m1 m2, -1 आ जाएगा ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके।
तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी और tan थीटा ऐसे ही निकल गया। फाइंड ए if the curves x square by a square plus y square by b square, sorry, 4 is equal to 1 and y cube is equal to 16x cut orthogonally.
एक मिनट बेटा। गौरी का कैंसर सही है, +-2/√3। ठीक है। गौरव। हाँ अभी बताता हूँ, बिल्कुल बताएंगे। बताने के लिए तो मैं हूँ, तुम पूछो तो। हम्म, पहले वाले कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2x a² 2y dy/dx 4 = 0। 2 उड़ा दिया, ठीक है। dy/dx =-x/a² इंटू 4/y -4x/a²y। दूसरे वाले को करते हैं 3y² dy/dx = 16। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 16/3y²। हर्षित देखो, अब मान लिया कि ये दोनों कर्व जो है ऐसे ऐसे हैं, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, x1, y1 पे, है ना। ठीक है। और वहां पे कितना बना रहे हैं एंगल, 90 डिग्री, है ना। तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा, m1 m2 = -1। तो -4x/a² इंटू 16/3y² = -1, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया मेरा 64x = 3a² y³ देखो y³ है यहाँ, देखो फिर तुम्हारी नज़र नीचे है, मैं बता रहा हूँ और तुम कॉपी पे देख रहे हो। y³ = 16x, ये कैंसिल कर लिया, ये आ गया मेरा 4 बार, तो 4/3 = a²। चलो, अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, जैसे देखो, इसमें निकालते टेक्निक क्या है इसमें, वो पहले समझाता हूँ। एक कर्व मेरा कुछ ऐसे है, दूसरा कर्व मेरा ऐसे, मुझे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दो तरीका होता है बेटा, दोनों का बेस सेम है, बेसिस लॉजिक सेम है, तो कहा जाए तो एक ही तरीका है। तुम दोनों के ना पैरेलल टैंजेंट को निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टैंजेंट। Distance between parallel tangent is the shortest distance between these two curves. अब मान लो ये अगर ऐसी तरह जाके इससे घूम जाता और इसके पैरेलल एक और टैंजेंट आ जाता, तो वो वाला केस तुम्हें फिर समझना पड़ेगा। मतलब कहने का है कि ऐसे जाके U बन जाता और यहाँ पे भी एक पैरेलल टैंजेंट या कुछ ऐसे आ जाता, तो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी हो जाता, तीन पैरेलल टैंजेंट आ जाते, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व is the distance along कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल देखो, ये जो लाइन है वो इस पे भी नॉर्मल है और इस पे भी नॉर्मल है, तो यही तो कॉमन नॉर्मल है, इज द डिस्टेंस अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है।
अब इसके ऊपर क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन कई बार जेई मेंस में पूछा गया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y is equal to x minus 2 and the parabola y is equal to x square plus 3x plus 2। तो यहाँ तो इतना सिंपल सा बात है, हमें इस पैराबोला पे इस लाइन के अलोंग कॉमन टेंजेंट ही तो खींचना है पैरेलल। ये कर्व थोड़ी है, ये तो लाइन है। ये मेरा कोई पैराबोला है और ये लाइन है, तो मुझे इसके ऊपर इसके पैरेलल टेंजेंट को ही तो सोचना है। तो मैं इस कर्व को क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा और इसके डिफ्रेंशिएशन को स्लोप को 1 के बराबर करूंगा। x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इसमें डालूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा x, y। प्रथम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नजर हटाओगे ना, कैमरा बंद करने का मतलब मैं खूब समझता हूं। करो कैमरा बंद, कैमरा बंद करके और इधर उधर काम कर रहे हो। ये पॉइंट से ये पॉइंट आ जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डालेंगे और वो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके है। अब कल जो है, इस संडे को इनविक्टस में एक क्वेश्चन, एक रिसफलिंग टेस्ट हुआ है। उस रिसफलिंग टेस्ट का एक पेपर हमारे पास है और उसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 56 ग्रुप में भेज दिया है, गौरिका को अलग से भेज देता हूं। इस पे टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को 5-10 मिनट का।
प्रथम हो रहा है, प्रथम कि मैं करूं? ट्राई करो, हाँ, फिगर बना के अच्छे से प्लॉट करो, पहले दोनों पैराबोला को प्लॉट करो। और एक चीज समझना कि तुम्हारा जो सर्किल है ना, उसका सेंटर y इक्वल टू एक्स लाइन पे होगा, तो वो अल्फा कॉमा अल्फा मान लो सेंटर को। और अल्फा कॉमा अल्फा पे होगा, तो जो कॉमन नॉर्मल का जो होगा ना स्लोप, जो दोनों दोनों जो दोनों पैराबोला पे जो कॉमन नॉर्मल होगा, उसका स्लोप क्या होगा? -1 होगा ना, ऑब्वियसली, यस। ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, तुम्हें बस कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर का। सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है सर्किल का, और तुम ऑप्शन ऑप्शन जज करके जवाब दे सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। निकला कुछ रास्ता? मैं कर मैं करता हूँ। द इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ मिनिमम रेडियस विच टचेस बोथ ऑफ द पैराबोला। देखो, इस पैराबोला को मैंने देखा ना, और दूसरे वाले पैराबोला को देखा, तो मुझे ये पता चल गया। पता है कैसे पता चला? कि एक्स और वाई को स्वैप करेंगे ना, एक्स और वाई को स्वैप करेंगे, तो एक दूसरा पैराबोला आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इधर एक पॉइंट है 2,3, इसका इमेज इस लाइन के लॉन्ग क्या आ जाएगा? 3,2 है ना?
मतलब ये दोनों पैराबोला जो है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग सिमेट्रिसिटी पे चलेगा, हाँ या ना? ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ मिनिमम रेडियस, अब देखो ये एक ऐसे है और ये दूसरा है, तो मिनिमम रेडियस वाला जो सर्किल आएगा वो मुझे क्या बोलेगा कि पहले इस पे कॉमन नॉर्मल ले लो, है ना, एंड दिस इज द सर्किल, हाँ या ना? और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली y इक्वल टू एक्स लाइन पे चलता रहेगा, है ना? तो अल्फा कॉमा अल्फा ले लिया। हाँ, ठीक है। अब इस पे कौन सा कंडीशन लगाओगे? तुम यस, बस वेरी गुड। तुम क्या करोगे, इसको इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x+2। ये स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। तो x की वैल्यू -1/2 आ गई, x की वैल्यू -1/2 आ गई। ये रहा तुम्हारा -1/2, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसके पैरेलल ही टेंजेंट इस कर्व पे सोचा है, इस कर्व पे इसके पैरेलल टेंजेंट सोचा है। x की वैल्यू माइनस आप डालेंगे इसमें, तो 1/4 -1+4, तो 3+1/4, 13/4, 13/4। रेडियस तो इस सर्किल का यही होगा ना, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये -2, 13/4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 13/4, -2, -1/2। मिड पॉइंट जो है वो हमें क्या दे देगा, मिड पॉइंट दे देगा सेंटर। इस तरीके से जरा करके देखो तो आंसर आ रहा है क्या? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या? ये वाला ए पॉइंट, 11/4 और 11/4 मेरा सेंटर आ रहा है, देखो मिड पॉइंट निकाल लिया। सेकेंड ऑप्शन देखो, हम्म 11/8 और 11/8 है ना, ये आ रहा है हमारा सेंटर। और सेकेंड ऑप्शन देखोगे तो हमारा 4 जब कॉमन ले लेंगे ना, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर -11/4x -11/4y प्लस जो भी कांस्टेंट है वो इक्वल टू ये आ रहा है। और सेंटर का इक्वेशन क्या होता है, माइनस माइनस जी माइनस एफ, है ना? तो माइनस जी क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा 11/8, क्योंकि ये 2gx है ना। सब कुछ ऐसे ऐसे बताऊं क्या, सफिशिएंट नहीं है कि ये बोल दूं बस काफ़ी है? तो एक क्वेश्चन तो तुम लोगों से सही होता नहीं है क्लास में, और तुम लोगों को चाहिए 98 परसेंटाइल।
कि क्या था इस क्वेश्चन में। ये देख के अगर यहाँ पे 4 के जगह पे 14 हो जाता तो ये परेशान करता। ये तो देख के ही पता चल रहा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन के लॉन्ग सिमेट्रिसिटी है, तो इस तरह का कॉमन नॉर्मल बनेगा, सेंटर आएगा यहाँ पे, सर्किल y इक्वल टू एक्स लाइन पे आएगा। अब ये क्वेश्चन जब इनविक्टस में आया तो बच्चे जो है वो परेशान हो गए कि सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन दिए, पढ़ोगे ही नहीं तो क्या टेस्ट के पेपर को आसान बना दिया जाए। ओके, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, वो जो डी वाई बाई डी एक्स या डी 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 एक्स बाई डी थीटा ये जो करते हैं वो सब तो तुम लोगों को पता ही है, आसान सा चीज़ है। कभी कभी बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ डी वाई बाई डी टी लगाते हैं, वो सब क्या ही पढ़ाऊँ, छोड़ देता हूँ। रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तो सिलेबस में ही नहीं है मेंस के। ठीक है, अब हम आते हैं मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। मोनोटोनिसिटी मतलब वही एफ डैश एक्स का को एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स की के साइन को की एनालिसिस करनी होगी। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो ग्राफिकल व्यू ले सकते हैं, ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, या बहुत सारा तरीका है देखने का। इन किसी भी तरीके से स्लोप को ही तो देखना है ना भाई, कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, मतलब स्लोप का साइन चेंज कर रहा है या स्लोप का साइन चेंज नहीं कर रहा है, यही तो देखना है। 1 मिनट। एक्स इक्वल टू ए पे ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, एक्स इक्वल टू ए पे। गौरी का एक्स इक्वल टू ए पे ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस, एफ ऑफ ए माइनस बड़ा है एफ ऑफ ए से, दिस इज एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए बड़ा है एफ ऑफ ए प्लस से, दिस दिस वैल्यू इज एफ ऑफ ए प्लस।
and this value is f of a minus. हमारा x का सीक्वेंसिंग कैसा है? x का सीक्वेंसिंग है a माइनस इज लेस देन a इज लेस देन a प्लस. दिस इज द सीक्वेंसिंग फॉर x एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसी ऑफ फंक्शन इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. समझ में आया क्या? देखो फंस गए ना, बिना सोचे हुए कैसे जवाब देते हो भाई. इफ x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड f of x1 लेस देन f of x2 लेस देन f of x3, तो इसका मतलब fx एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. और अगर g of x1 g of x2 g of x3 ऐसे ऐसे, तो g of x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. check the monotonicity of f of x is equal to minus 2x cube 3xx square minus 6x plus 5 x less than 0 minus xx square minus x plus 1 for x greater than equal to 0. चलो चेक करो.